जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को हमारा जो YouTube चैनल है नीतीश पाठशाला, आप सभी को स्वागत है। जैसा कि हम 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर कितना है? 1 है, प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले लेक्चर 4 हो चुका है। लेक्चर 4 हो चुका है। आज जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 5 होगा। क्या लेक्चर होगा? 5 लेक्चर होगा। इससे पहले हम 4 क्लास ले चुके हुए हैं। जिस बच्चों ने नहीं देखा है जाके पहले लेक्चर 1 2 3 4 देखिएगा, उसके बाद 5 देखिएगा। कल का जो लेक्चर 4 था ना, उसका जो अंतिम समय 10 मिनट था ना, वो उसमें क्या था ना, ये जो माइक है ना, ये माइक ऑफ हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए, जिससे आवाज क्या हो गया? कट गया था। ठीक है, तो कल जो वहां से स्टार्ट हुआ था, वहां जो बताए थे वो आज फिर से यहाँ हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कल जो हम बताए हुए थे, कल जो बताए थे ना, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर साल इससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्या बताए थे? गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख। ठीक है, ये हम कल यहीं से आप लोगों का आवाज क्या हो गया? खत्म हो गया था। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को यहीं से बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो गोलीय दर्पण में बनने वाले जो किरण आरेख है, इसके 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में बनने वाले जो किरण आरेख है ना, इसके कितने नियम है? इसके 4 नियम है। इसके कितने नियम है? इसके 4 नियम है। इसके 4 नियम है। इसके 4 नियम है। हम एक एक करके चारों नियम के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। हर साल इससे एग्जाम में वो प्रश्न पूछता है, देखने को मिलता है, इसलिए समझिए। देखिए, फर्स्ट नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जब दर्पण में प्रधान अक्ष जानते हो, जैसे ये दर्पण होता है, समझिए ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है। ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। और ये कौन सा अक्ष हो जाएगा? प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष हो जाएगा? प्रधान अक्ष। और ये क्या हो जाएगा? ध्रुव, पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फोकस। ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। ठीक है, तो फर्स्ट नियम का क्या कहता है कि जब प्रकाश के किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, फर्स्ट नियम क्या कहता है? जब प्रकाश के किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, तो परावर्तन के बाद फोकस पर मिलता है या मिलता हुआ मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये आपका फर्स्ट नियम है। क्या कहता है? जब प्रकाश के किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे, जैसे एक दर्पण हुआ और इस दर्पण में प्रधान अक्ष ये हुआ और इस प्रधान अक्ष के समांतर एक हम प्रकाश के किरण को भेजे, जैसे यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश के किरण को भेजे और ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। गुजर गया। ठीक है, तो कौन सा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। वहीं अगर देखिए मिलता है, अगर मिलता हुआ प्रतीत कब होगा? अब हम लेते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लेते हैं? उत्तल दर्पण। जैसे ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, बहुत ही बड़ा ले लिए, इसको छोटा करते हैं। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण।
अगर ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में पता है ये क्या होता है, आपका पी होता है, यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे सी होता है। अगर इसमें ये प्रधान अक्ष है, अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आया, ठीक है, तो परावर्तन के बाद ये ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। लेकिन नियम क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आता है ना, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, तो इसमें तो गुजर नहीं रहा है, इसीलिए हम ऐसे मिला देते हैं, लगता है कि फोकस से ही गुजर रहा है, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो फर्स्ट नियम के अनुसार कि जब प्रकाश से किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो अवतल दर्पण में यह फोकस होकर गुजरता है परावर्तन के बाद, वहीं उत्तल दर्पण में फोकस से मिलता हुआ प्रतीत होता है। फर्स्ट नियम समझ में आ गया। फर्स्ट नियम में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए कि सेकेंड नियम क्या है। फर्स्ट इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए अब सेकेंड नियम, देखिए सेकेंड नियम क्या है। सेकेंड नियम, अब जब प्रकाश के किरण को, जब प्रकाश के किरण को, बहुत गर्मी है, जब प्रकाश के किरण को अब फोकस से भेजा जाता है, कहां से जाता है, फोकस से भेजा जाता है, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये आपका सेकेंड नियम है। सेकेंड नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश से किरण को फोकस में जाता है, अब प्रकाश से किरण से ये दर्पण हुआ, ये दर्पण हो गया, क्या हो गया, दर्पण, और ये आपका हो जाएगा प्रधान अक्ष, ये क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका ध्रुव। अब सेकेंड में क्या कहता है कि जब प्रकाश के किरण को किससे भेजा जाता है, फोकस से। आप समझिए यहां से आप प्रकाश के किरण को किससे होगा, तो फोकस से भेजेंगे, तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। प्रधान अक्ष है, इसके समांतर क्या होता है, निकल जाता है। ये आपका सेकेंड नियम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड नियम हो गया। चलिए अब समझते हैं थर्ड नियम। हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। अब समझते हैं थर्ड नियम क्या है। देखिए थर्ड नियम क्या कहता है कि अब इसमें प्रकाश की किरण को कहां से भेजेंगे, जब प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे, वक्रता केंद्र से भेजने पर परावर्तन के बाद उसी पाथ पर लौट जाता है। परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है, ठीक है। जैसे इस नियम को समझिए, कहता है कि एक दर्पण लिए, ये क्या लिए, दर्पण, ये दर्पण ले लिए, और ये प्रधान अक्ष हुआ, प्रधान अक्ष हुआ, ये आपका ध्रुव हुआ, ये आपका फोकस हुआ, और ये क्या हुआ, सी हुआ। तो कहता है कि जब प्रकाश के किरण को कहां से भेजेंगे, इस वक्रता केंद्र से भेजेंगे। इस वक्रता केंद्र से जब प्रकाश के किरण को भेजेंगे, ठीक है, भेज दिए, तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है, यानी कि यहां से परिवर्तन हुआ, अब पुनः इसी पथ पर क्या हुआ, लौट गया। समझ में आया। तो थर्ड नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश के किरण को सी से भेजेंगे तो परावर्तन के बाद ये सी से जिस रास्ते आया उसी रास्ते क्या होगा, लौट जाएगा, ठीक है। बहुत ही गर्मी है, पंखा नहीं चलाते क्योंकि पंखा का आवाज इसमें आने लगता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ये हो गया, तो इतना समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब आपका फोर्थ नियम है। फोर्थ नियम में क्या है, फोर्थ नियम देखिए, जब प्रकाश के किरण को
ध्रुव पर भेजा जाता है तो ध्रुव पर भेजा जाता है तो परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है और इसमें अभिलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। इस नियम को समझिए। जो कहता है कि जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर भेजा जाता है, जैसे ये हम ले लेते हैं दर्पण, क्या ले लिए? दर्पण, ये ले लिए दर्पण, और ये आपका हो जाएगा प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष हो जाएगा? प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष हो जाएगा, ये लिख देते हैं। यहाँ आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ आपका सी हो जाएगा। अब कहता है कि अब हम, ये आपका ध्रुव है, ये क्या है? ये ध्रुव है, पी है। कहता है कि अब जब हम प्रकाश के किरण को ध्रुव पर भेजा जाए, ध्रुव पर भेजा जाए, जब प्रकाश की किरण किस पे भेजेंगे? ध्रुव पर भेजेंगे। अब प्रकाश की किरण कहाँ भेजेंगे? ध्रुव पर भेजेंगे। तो परावर्तन के बाद वह ऐसे निकल जाएगा। तो क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण को ध्रुव पर भेजेंगे तो जितना ये परावर्तन कोण होगा ना, जितना परावर्तन कोण आर होगा, वह किसके बराबर होगा? ये आई के बराबर होगा, आपतन कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर ये कोण 30 डिग्री पर, ये प्रकाश 30 डिग्री एंगल से आ रहा है, तो परावर्तन के बाद भी कितना डिग्री एंगल होगा? 30 डिग्री एंगल से गुजर जाएगा। तो ये प्रकाश का, तो ये जो है ना, ये जो आपका बनाए हैं जिसका नाम है प्रधानक, ये अभिलंब का कार्य करता है। आप इसको ऐसे पलटिएगा तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो यही आपका 4 नियम है किरण आरेख, और इसी किरण आरेख को हम उपयोग करके आपको यह बताएंगे कि अवतल दर्पण में कैसा किरण आरेख बनता है और उत्तल दर्पण में कैसा किरण आरेख बनता है। ठीक है, ये नियम को समझ में आया? चलिए इस सभी को हम मिटाते हैं। चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आपको फिजिक्स में 10th से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका सभी का जो नोट्स है ना, हम नोट्स सभी को हम टेलीग्राम पर, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको टेलीग्राम पे नोट्स उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का नाम भी बता देंगे आपको, वीडियो में क्या नाम रहेगा। ठीक है, मेरे ही नाम से होगा, और किसी के नाम से क्यों रखेंगे हम। ठीक है, अब समझिए, एक बार और समझ लीजिए। देखो फर्स्ट में क्या बोले हैं? ये फर्स्ट दर्पण है, क्या है? दर्पण है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष। ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? सी है। ये फर्स्ट समझ लीजिए। फर्स्ट में क्या कहता है? फर्स्ट नियम में क्या कहता था कि जब हम प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लेके आए तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट बताए थे, ये फर्स्ट नियम। ठीक है, अब सेकेंड नियम समझिए। सेकेंड नियम क्या था? ये फर्स्ट नियम है, सेकेंड नियम समझिए। ये दर्पण है, क्या है? दर्पण। ये आपका प्रधान अक्ष। ये क्या है? आपका फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? ध्रुव। ठीक है, सेकेंड नियम में क्या कहता है? अब जो प्रकाश की जो किरण है वो कहां से भेजेंगे? फोकस से भेजेंगे। कहां से भेजेंगे? फोकस से। अब जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजेंगे तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर क्या होगा? प्रधान अक्ष के समांतर क्या होगा? निकल जाएगा। सेकेंड नियम कौन सा नियम है? सेकेंड नियम है। अब थर्ड नियम समझिए। ये आपका दर्पण हो गया, क्या हो गया? दर्पण। ये प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे सी, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा फोकस, यहाँ पे हो जाएगा
वक्रता केंद्र। तो थर्ड में क्या कहता है ना, थर्ड नियम में क्या कहता है, थर्ड नियम में क्या कहता है, थर्ड नियम में क्या कहता है कि जब प्रकाश से किरण को सी से भेजेंगे, कहां से भेजेंगे, सी से भेजेंगे, ये सी से प्रकाश की किरण को भेज दिया सी से, तो इस नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो परावर्तन के बाद उसी पाथ पे क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो परावर्तन के बाद उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। देखो अगर इधर से आया तो परावर्तन हुआ, उसी जिस रास्ते आया था उसी रास्ते क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। ये आपका थर्ड नियम है। ये कैसा कैसा नियम था, थर्ड नियम था। अब फोर्थ नियम क्या था, फोर्थ नियम क्या था, ये ध्रुव था, ये ध्रुव था। और फोर्थ नियम में क्या था कि जब प्रकाश के किरण को ध्रुव पर भेजेंगे, जब प्रकाश के किरण को कहां भेजेंगे, ध्रुव पर भेजेंगे, तो परावर्तन के बाद ये जो आपतन कोण है उतना ही क्या होगा, ये परावर्तन कोण होगा और ये ऐसे निकल जाएगा। ये जो प्रधान अक्ष है, ये जो प्रधान अक्ष है, ये किसका काम करेगा, ये जो प्रधान अक्ष है ये किसका काम करेगा आपका, ये जो प्रधान अक्ष है किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। और अब यही चारों नियम को प्रयोग करके, यही चारों नियमों को प्रयोग करके हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को समझेंगे। यही आपका 4 नियम है, ठीक है। अब समझिए, इसको मिटा देते हैं। आप पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु को फोकस पर रखेंगे या कोई वस्तु अनंत पर रखेंगे या कोई वस्तु को सी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इस सबको मिटाते हैं, ठीक है। अब टॉपिक डालिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट, यही आपके जो पढ़ाने जा रहे हैं यही आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो बहुत ही शांति से आराम से कॉपी कलम लेके बैठिएगा। तो मुंह हाथ पोंछ लेते हैं, गर्मी है। आप समझिए, टॉपिक है अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। देखो फर्स्ट, जब वस्तु को एक नंबर में, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फर्स्ट में, फर्स्ट क्या पढ़ाएंगे आपको, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, समझिए। अब हमको लेना है एक दर्पण, अवतल दर्पण पढ़ा रहे हैं तो अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे, आराम से रख रहिएगा। क्या है, वस्तु को कहां रखना है, अनंत पर रखना है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। तो ये लेंगे हम एक आपका दर्पण, देखते रहिए। ये क्या ले लिए, दर्पण। और ये आपका ले लिए प्रधान अक्ष, क्या है, प्रधान अक्ष। ये आपका हो जाएगा ध्रुव P, ये हो जाएगा आपका फोकस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका C। तो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। समझिए यहां से कोई वस्तु है, ये अनंत है, इससे आगे क्या हो गया, अनंत। समझिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। जब वस्तु अनंत पे हो, अगर वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो याद रखो, फर्स्ट किरण आरेख का फर्स्ट नियम क्या कहता था कि अनंत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से। तो यहां से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। अगर यहां से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से। तो जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो, तो
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। समझ में आया? यहां लिखना कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, यह दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और देखो वस्तु इतना आ रहा है, प्रतिबिंब इतना ही होगा ना, तो प्रतिबिंब क्या है? छोटा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और छोटा होगा, और छोटा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? प्रतिबिंब फोकस पे, जब वस्तु अनंत को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आया कि अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और क्या होगा? छोटा होगा। चलिए ये समझ में आया। अब हम वस्तु को रखेंगे अनंत और सी के बीच। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और सी के बीच। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और सी के बीच। अब जब वस्तु को अनंत, इसी को ऐसे करते हैं कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब समझिए कि यहाँ पे लेते हैं अवतल दर्पण। देख सकते ये क्या हो गया? यहाँ पे लेते हैं अवतल दर्पण, ले लिए अवतल दर्पण। देखो बच्चों, ये क्या ले लिए? अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया आपका? फोकस। ये क्या हो जाएगा आपका? सी। ये क्या हो जाएगा आपका? ध्रुव पी। अब कहता है कि इसमें जो वस्तु लेंगे ना, जो वस्तु लेंगे वो वस्तु अनंत और सी के बीच हो। समझो कि यहाँ पे एक वस्तु ले लिए, ठीक है, ये वस्तु ए और बी ले लिए, कहाँ है? अनंत और सी के बीच है। तो इसमें समझिए कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इतना तो पता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक किरण को सी से भेजेंगे। एक किरण को कहां से भेजेंगे? सी से। एक किरण को जब सी से भेजेंगे, एक किरण को कहां से भेजेंगे? सी से भेजेंगे। अगर सी से भेजेंगे, अगर एक किरण को यहाँ पे सी से भेजेंगे, समझिए कि यहाँ पे क्या है? सी है। ठीक है, क्या है? एक किरण को जब सी से भेजेंगे तो परावर्तन के बाद इसी रास्ते से लौट जाएगा। इसी किरण में समझाया है कि जब हम प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो परावर्तन के बाद इसी पाथ पे क्या होगा? लौट जाएगा। और दोनों जहां कटा, ये दोनों जहां कटा वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये ए और बी, यहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बने। तो पंखा चालू कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, बहुत गर्मी है, पंखा में आवाज भी बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, आप समझिए ये क्या है? ये ए और बी हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए कि प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच बनेगा। देखो प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बना है। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? एफ और सी के बीच बना है। आप समझिए, इसका आप बात लिखिएगा प्रतिबिंब, इसमें लिखिएगा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। एक में हो गया। अब इसके आगे लिखिए प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण से आगे है तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। और ये प्रधान अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा। इतना समझ में आया?
यानी कि प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा और ये दर्पण के सामने है, आगे है तो वास्तविक होगा, प्रधान अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा। अब ये बताइए, ये जो वस्तु का आकार इतना सा है और प्रतिबिंब का आकार इतना सा है, तो प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होगा, छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, छोटा बनेगा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा उसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, ये तो हम बताए हुए थे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब वस्तु को देखो, वस्तु को अनंत पे रख लिए, अनंत और सी के बीच रख लिए। अब वस्तु को कहां पर रखेंगे, सी पर रखेंगे। अब वस्तु को कहां पर रखेंगे, सी पर रखेंगे। अब वस्तु को सी पर रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। पंखा बंद कर दिए, अब आ जाता होगा उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, पंखा था ना, उसको आज ही खराब होना था। देखा कि आज गर्मी ज्यादा है तो पंखो खराब हो गया, आवाज देने लगा है, जिसे हम चालू नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अब समझिए, अब हम वस्तु को कहां रखेंगे। अब हम 3 नंबर, 2 प्रतिबिंब बन चुका है, अब 3 नंबर में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब समझिए कि ये दर्पण ले लिए, क्या ले लिए, दर्पण। ये ले लिए बुआ दर्पण, याद रखिए इतना हम बता रहे हैं ना, एक भी चीज आप भूलिएगा नहीं। ये दर्पण ले लिए, ये प्रधान अक्ष ले लिए, ये क्या होता है, अब याद करो, ध्रुव होता है, ये क्या होता है, फोकस होता है, और ये क्या होता है, सी होता है। ठीक है, देखिए किरण आरेख में ना, अवतल दर्पण में जो बनने वाले किरण आरेख है ना, उसमें 2 किरण आरेख का प्रयोग करते हैं, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। जब तक कटान बिंदु नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा रखना कि दो किरण आरेख, 2 प्रकार के किरण को यूज करते हैं। ठीक है, अब समझिए, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे ना, अब वस्तु को रख देंगे सी पर। यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे ए और बी, ये वस्तु रख दिए, ए और बी वस्तु को रख दिए। देखिए किरण आरेख के फर्स्ट नियम के अनुसार प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद दर्पण से होकर गुजरेगा, मतलब फोकस से होकर गुजरेगा। फर्स्ट नियम समझ में आया, फर्स्ट नियम के अनुसार प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। फर्स्ट नियम, किसी को दिक्कत नहीं। देखिए आपको एक और नियम पढ़ाए थे कि जब प्रकाश के किरण को फोकस से भेजेंगे, जब प्रकाश के किरण को फोकस से भेजेंगे तो यह परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर क्या होता है, निकल जाता है। यह परावर्तन के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर क्या होता है, परावर्तन के बाद यह प्रधान अक्ष के समांतर क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ कटानी बिंदु यहाँ इसका हुआ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यानी कि ये आपका हो जाएगा B1, प्रतिबिंब का नाम देते हैं A1, इसका नाम देते हैं B1 प्रतिबिंब का। समझ में आया। तो देखो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। समझ में आया। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, आप समझिए इसका अति समझ लीजिए। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के आगे है तो क्या होगा, यह वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा।
ठीक है, अब समझिए यह जो प्रधान, यह प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो प्रधान अक्ष के नीचे है तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब समझिए, देखिए जितना वस्तु की हाइट है उतना ही प्रतिबिंब की हाइट है। तो इसमें वस्तु की आकार प्रतिबिंब के आकार से बराबर होता है। तो आपको प्रश्न में यह पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब की आकार और वस्तु की आकार बराबर हो, तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का, इसमें वस्तु का ऊंचाई लिख दो, वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो एकमात्र ऐसा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को सी पर रखेंगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, जिसके कारण यहाँ जो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है ना, उसकी ऊंचाई और इस वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पे रखे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर हो, तो कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। तो दोनों की ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों का ऊंचाई क्या होगा, बराबर होगा। याद रखिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और इसमें वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई लगभग नहीं, पूरा क्या होगा, बराबर होगा। चलिए, अब वस्तु को यहाँ पे सी पर रख चुके हैं, अब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच रखना है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, पंखा चालू करते गर्मी बहुत लग रहा है आज। अब वस्तु को कहाँ रखना है, अब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखना है। आपका कितना नंबर है, 4 नंबर। वस्तु को सी और एफ के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, ये हम दर्पण ले लिए, ये क्या ले लिए, दर्पण। याद रखो, इसमें वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच रखना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, आराम से समझिएगा। ठीक है, आपका टाइम बहुत ही कम है, एग्जाम के दृष्टि से मात्र 4 से 5 महीना बचा हुआ है, इसलिए समझिए। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ठीक है, ये क्या हो गया, ध्रुव पी। ठीक है, या ये क्या हो गया आपका फोकस, ये क्या हो जाएगा आपका सी। अब समझिए कि इसमें वस्तु को कहाँ रखेंगे, देखो वस्तु को सी और एफ के बीच रखे, तो वस्तु को सी और एफ के बीच रखे, यहां पे वस्तु को रख दिए। वस्तु कहाँ पे है, सी और एफ के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो फर्स्ट नियम के अनुसार हरेक के कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। समझ में आया, कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और आपका एक का नियम और पढ़ाए थे, जिसमें यह बताए हुए थे कि जब हम फोकस से प्रकाश की किरण में गुजारते हैं ना, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजरता है। प्रधान अक्ष से क्या होता है, समांतर गुजर जाता है। समझ में आया, ये बताए थे कि नहीं, ये हम बताए थे। ठीक है, तो जहां दोनों किरण कटा, जहां पे दोनों किरण क्या हो गया, कटा, वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। बहुत ही अच्छा, लाइन भी कट गया। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा जब तक लाइन नहीं आता। खिड़की खोलते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, लाइन भी कट गया, बुझ तो रही रहा नहीं। ठीक है,
थोड़ा रोक देते थोड़ा देर के लिए, ठीक। चलिए, लाइन नहीं है लेकिन आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिए। अब वस्तु को कहाँ रखना है, अब वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच रखेगा, तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनना है, सी और अनंत के बीच बनना है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, सी और अनंत के बीच बनना है। देखो, इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बना। अगर इसका नाम ए और इसका नाम बी दे दे और ये ए डैश और बी डैश दे दे, ठीक है, इतना समझिए कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बचेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। यहाँ लिखना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा और प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा सब बता चुके हैं। उसके बाद प्रतिबिंब देखो वस्तु का अपेक्षा बड़ा है कि नहीं, वस्तु की अपेक्षा क्या है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होगा, बड़ा बनेगा। इतना चीज समझ में आया। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। लाइन कट गया, रूम में अंधेरा हो चुका है, कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा क्या होगा, बड़ा बनेगा। चलिए अब समझिए कि वस्तु को तो सी और एफ के बीच रख दिए, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। इसको मिटा देते हैं, इसे लिखते चलिएगा, ठीक है। लेकिन आप सबका नोट्स मिलेगा, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप लिखते चलते हैं, प्रैक्टिस करते चलते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सर बोले कि नोट्स देंगे तो नोट्स देंगे तभी तुम लोग क्या करना, याद करना। अभी से याद करते चलो। अब वस्तु का एक कितना नंबर है, 5 नंबर। कितना नंबर है, 5 नंबर। वस्तु को एफ पर रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे ये हम लेते हैं दर्पण, ले लिए क्या, दर्पण। ये आपका बुआ हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। ये क्या हो जाएगा, पी। ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे लेते हैं फोकस, ये ले लेते हैं सी। अब वस्तु को कहाँ पर रखे हैं, देखिए तो अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अब वस्तु को रखेंगे फोकस पर। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर। ये फोकस है, अब वस्तु को यहाँ पे रख दिए फोकस पे। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो फर्स्ट नियम के अनुसार यहाँ से प्रकाश आएगा और परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं। और एक नियम और बताए थे कि जब प्रकाश के किरण को शीर्ष से भेजा जाता है, जब प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो उसी रास्ते पे लौट जाता है। अगर यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजे, यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजे, अगर यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजे तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण जो जाएगा ना, परावर्तन के बाद इसी रास्ते लौट जाएगा, इसी रास्ते लौटेगा कि नहीं। तो बताओ, ये दोनों किरण, ये जो दोनों किरण है एक दूसरे के समांतर कहीं मिलेगा नहीं। तो जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब देख दूर जाके मिलता हुआ प्रतीत हुआ, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा क्या होगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा क्या होगा, बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा
प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? बड़ा बनेगा। समझ में आया? जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। अब एक इसमें किरण आरेख और रह गया। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, अब वस्तु कहाँ रखना है? फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। ठीक है, आप समझिए। इसको मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छे टाइम पर लाइन कट गया है। ठीक है, गर्मी भी है। 6 नंबर में, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस। जब वस्तु को फोकस बोले तो एफ, और ये एफ है, एफ और ध्रुव, ध्रुव बोले तो पी के बीच रखे तो इसमें वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस और ध्रुव के बीच। दिखते रहते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई तो दे रहा है, चल जाएगा। थोड़ा आप लोगों को कठिनाई होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अगर छोड़ देंगे तो फिर आपका वीडियो लंबा होता चला जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, ये दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण। ये दर्पण हुआ। ये आपका हो गया आपका ध्रुव पी। ये समझिए हो गया आपका फोकस। ये हो गया आपका सी। देखिए इसमें वस्तु को कहाँ रखना है? इसमें तो वस्तु को रखना है ना, वो ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है। कहाँ रखना है? ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है। और जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे वस्तु को रख दिए, और फर्स्ट नियम के अनुसार जब यहाँ से प्रकाश की किरण आया, प्रधान अक्ष के समान था, परावर्तन वर्ग कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर क्या होगा? गुजर जाएगा। गुजरेगा कि नहीं? उसके बाद एक और बताए थे कि जब प्रकाश के किरण को कहां से ले जाएंगे? सी से ले जाएंगे। सी से ले जाएंगे तो परावर्तन के बाद वो इस रास्ते गया और इस रास्ते ही लौट गया। ठीक है, परावर्तन के बाद सब दर्पण थोड़ा बड़ा कर देते, छोटा पड़ गया यहाँ पे। चलो दर्पण और बड़ा करते। तो देखिए जब वस्तु ए बी को फोकस और ध्रुव के बीच रखे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वह कहीं नहीं कहीं पीछे मिलता हुआ क्या करता है? प्रतीत करता है। पीछे मिलता हुआ यहाँ पे प्रतीत करता है। यहाँ पे ए डैश बी डैश। समझ में आया? अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण से पीछे किसी बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होता है। इतना समझ में आ गया? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वह सीधा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो क्या होता है? वह आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक बनेगा। यानी कि जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो क्या बनेगा? हमेशा काल्पनिक होता है। तो प्रतिबिंब, बुझ रहा है कि नहीं? प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब काल्पनिक, और क्या होगा? और बहुत ही बड़ा बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा। समझ में आया? तो ये हुआ आपको अवतल दर्पण में बना किरण आरेख समाप्त हुआ। यानी कि अवतल दर्पण में कुल 6 किरण आरेख बनते हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा। इतना चीज हम समझा चुके हैं आपको।
चलिए अभी एक उत्तल दर्पण में भी समझा देते हैं। उत्तल दर्पण में दो ही किरण आरेख बनता है, ठीक है, दो ही पूछा जाता है, दो ही बनता है, वो पढ़ा के आपको आज का क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए आज का टॉपिक है अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख, सॉरी उत्तल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख। देखो उत्तल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख दो ही बनता है, फर्स्ट समझिए पहले। इसमें जैसे अवतल दर्पण आपको 6 बनता है, लेकिन इसमें कितना बनता है, 2 ही बनता है। मात्र 5 से 7 मिनट में आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। इसमें वस्तु को अनंत पर रखेंगे। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखे तो क्या होगा। अब उत्तल दर्पण में सब जानता है कि उत्तल दर्पण का जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार बनता है। ये उत्तल दर्पण का क्या बा, फिगर बा। ये उत्तल दर्पण में क्या है, फिगर है। अब इसमें ये सबको पता है, ये क्या बा, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक है। ये क्या है, ध्रुव P, ये क्या है आपका फोकस, ये क्या है आपका C। अब कहता है उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ए भी अनंत पे कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, देख जैसे ये यहां से गया और ऐसे मुड़ गया, मुड़ा कि नहीं, अरे बताओ मुड़ा कि नहीं। उसके बाद अगर यहां से भी एक वस्तु आया और ये ऐसे मुड़ गया, तो ये दोनों को हम कहाँ मिला देते हैं, फोकस में मिला देते हैं कि कहीं ना कहीं फोकस में मिलता होगा। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से आपको संबंधित जितने भी आपका उत्तल दर्पण में से संबंधित आपका दो ही किरण आरेख के पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब, और एक आपको पढ़ना है कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे